नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। पेपर लीक मामले पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरी जांच होगी पेपर लीक कांड की। जांच पूरी होने तक रिजल्ट पर रोक भी बरकरार रहेगी। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का शासन आदेश सामने आया है, तो सरकार ने इस मामले को लेकर एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए जांच के सिलसिले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का जिम्मा सौंपा है। राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी शुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल एसपी के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह SIT माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी और माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया जाएगा, सभी जिलों का। और कोई भी व्यक्ति यदि उसके समक्ष इस प्रकरण से संबंधित कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना हो, सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी और कोई भी व्यक्ति कुछ भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर देना चाहें तो वो माननीय न्यायाधीश को दे सकते हैं, संबंधित SIT को दे सकती है। और पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर निशाना साधने का काम किया है। युवाओं का भविष्य अंधेरे में डालने की साजिश CM ने इसे करार दिया। नकल जिहाद के माध्यम से भड़काने की कोशिश हो रही है। सरकार ने माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है। मुख्यमंत्री ये भी बोले, सभी नकल माफियाओं को मुख्यमंत्री चेतावनी देते नजर आए हैं। CM धामी ने नकल माफियाओं पर कटाक्ष करते हुए चेतावनी दी। माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। इसके अलावा हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड उमर खालिद और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इसको लेकर बेरोजगार युवा सड़कों पर धरना दे रहे हैं। इस कड़ी में बेरोजगार संगठन ने कहा कि पेपर निरस्त नहीं होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने बताया कि इससे पहले नकल प्रकरण में 100 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने ये मामले आए हैं, तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है। सारी एजेंसियां जांच कर रही है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CSR डायलॉग कार्यक्रम में भाग लेते हुए डिजिटल क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। इस दौरान एक्सिस बैंक और टोयोटा संघ MOU साइन किए गए। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि निवेश को आकर्षित करने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार सतत कार्य कर रही है। विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को और छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 6वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह उनके प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने का भी हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का अच्छी कंपनियों में सिलेक्शन हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्यचर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को समझ सकें और उनको राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की जो भावना है वो विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों के कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, NDA, CDS आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथियों, हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इस कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2022 के बाद से लेकर अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। परंतु मैं आज, चूंकि ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूं कि परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में उनको अच्छे अवसर मिल रहे हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को पारदर्शिता और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनको चयन का अवसर मिल रहा है। इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए फिर से संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र भी यहाँ रचे जा रहे हैं। आप सबको पता होगा, 2 दिन पहले अगर कोई पेपर लीक होता है तो पेपर शुरू होने से पहले बाहर आ जाता है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति है और वो 4-4 जगह अलग अलग स्थानों पर उसने फार्म भरे हुए हैं पूरे योजनाबद्ध तरीके से। और उसके बाद पेपर अंदर से फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद उसके कुछ पन्नों को बाहर डालकर 4:30 बजे तक, जब तक प्रक्रिया चलती है, वो किसी को बताते नहीं है और 4-4:30 बजे उस पर हंगामा खड़ा करते हैं। लेकिन पूरे राज्य के अंदर कहीं से और कोई दूसरी जगह 80,000 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया
कहीं पर इस प्रकार की बात नहीं आई। हम फिर भी उसकी जांच कर रहे हैं कहीं पर भी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हमारे युवाओं को, नौजवानों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। उनकी प्रतिभा और योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनको चयन का अवसर मिलना चाहिए। उसी का परिणाम है कि राज्य बनने के बाद 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हुई और पिछले 4 सालों में 25,000 का आंकड़ा सरकारी नौकरियों का हमारा पूरा हो गया है। पहले भी राज्य में अभी ये प्रयास किया गया, इसके नाम पर अराजकता जो फैलाने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार नकल माफिया को जड़ से समाप्त किए बिना चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारा अभियान है, ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकट संकल्प है। उसको पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मेरा मानना है कि जब हम अपने छात्र छात्राओं को, सभी को, अपने नौनिहालों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे और तभी ये हमारा संकल्प पूरा हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आदरणीय सुनील अंबेकर जी का, भाई साहब का यहाँ आगमन पर मैं आभार व्यक्त करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए और सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरक दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को और भी समृद्ध बना दिया है। यह कार्यक्रम को धरातल पर उतारना और इसे सफल बनाना बहुत मुश्किल था। उधर देहरादून में स्वदेशी अपनाने और जीएसटी की नवीन दरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत स्थानीय बाजार में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की और कहा, 22 सितंबर से लागू नई दरों का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामान सस्ते हुए हैं और इससे लोगों की बचत हो रही है। उन्होंने इसे बचत उत्सव बताया और कहा कि इससे दुकानदारों की बिक्री बढ़ी है। सीएम ने पीएम मोदी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए आभार जताया। नीचे कर लो हमारी लोग, आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका चेहरा देखो, इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी बनने से आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग स्थानों पर मैं गया हूँ। सभी ने मुझे बताया उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो जरूरतमंद चीजें, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम रोज रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के माध्यम से मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत तमाम नए प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारी शामिल हुए। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य एजेंडा बूथ स्तर पर समन्वय और प्रबंधन को मजबूत करना है, ताकि पंचायत और स्थानीय चुनावों में कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन से जोड़ा जाए, जिससे 2027 में जीत सुनिश्चित हो। हमारी संगठन की प्रथम कार्यशाला है। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में
क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अनेकों महापौर से लेकर पार्षद से लेकर जिला परिषद के ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। इस रचना को हमने जुड़ा है और 2027 में पुनः कृपा जन की सरकार उत्तराखंड में बने, उसके लिए कार्यकर्ताओं से रात दिन मेहनत के साथ और केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक, गाँव गाँव तक पहुंचाने कार्य योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एजेंडा कोई नहीं है, एक रूटीन वर्क है पूरे देश में। यहाँ नए नए कार्यकारिणी, नए अध्यक्ष बने, कार्यकारिणी बनी है, उसकी घोषणा हुई है और उनको क्योंकि नए हैं, ऐसे तो ट्रेंड है, फिर भी रिन्यू किया जाता है, उनको सब बताया जाता है किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक लेके जाना है। प्रधानमंत्री का जो विजन है, हर लाभ योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को निपुण किया जा रहा है। अब ये कार्यकर्ता प्रदेश के हैं, जिले में जाएंगे, जिले वाले मंडल में जाएंगे, मंडल वाले बूथ पे जाएंगे और सरकार और संगठन का समन्वय बनकर हम उत्तराखंड का जो प्रधानमंत्री का सपना था, ये दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और पूर्ण रूप से अब भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारियां जो है करनी शुरू कर दी है। आज देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के संगठनात्मक कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया, जिसमें कि जो प्रदेश के नवनियुक्त जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्हें जो है वो शामिल हुए और उनकी जो है यहाँ पर कार्यशाला हुई किस तरीके से, क्योंकि जो संगठन है, संगठन तैयार किया गया। इस बार संगठन में कई नए चेहरों को जो है वो मौका दिया गया है, तो ऐसे में जो नए चेहरे हैं उन्हें प्रशिक्षण देने हो कि संगठन में किस तरीके से उन्हें काम करना है, और तो इसको लेकर के भी कार्यशाला हो रही है। संगठन को आगे किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से सरकार की नीतियों को, जो योजनाएं हैं उन्हें आगे लेकर जाना है, इस तरीके से उन्हें प्रशिक्षण एक तरीके से दिया गया। जो नए चेहरे संगठन में जोड़े गए और संगठन का काम किस तरीके से होता है, इसको लेकर कार्यशाला की गई। तो वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सरकार की नीतियों को, जो सरकार की योजनाएं हैं जो की गई हैं, जो काम किए गए, उन्हें जनता के बीच में किस तरीके से लेकर जाना है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी करनी है, इसको लेकर के भी आज इस कार्यशाला में जो है विचार विमर्श हुआ। और इसी के साथ ही बैठक में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष यहाँ पर पहुंचे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम यहाँ पर पहुंचे, सह प्रभारी रेखा वर्मा यहाँ पर पहुंची और इसी के साथ ही कई वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के जो है यहाँ पर आज पहुंचे और इससे एक तरीके से जो है पूरा प्रशिक्षण जो संगठन में नए लोग जुड़े हैं उन्हें दिया गया। अब आगे 2027 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी से ही हैट्रिक लगाने की बात कर रही है और तमाम दावे अभी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, और जो क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में मिथक भी रहा था और 2022 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक मिथक तोड़ने का काम किया, जो कि ये कहा जाता था कि एक बार यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वो जो है मिथक भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में तोड़ा था। अब उसमें तो जो है एक बार फिर उस मिथक को तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार हैट्रिक लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में आज जो बैठक हुई है, इससे आगे किस तरीके से तैयारियां होती हैं और आगे 2027 का चुनाव हालांकि अभी दूर है, 1.5 साल का वक्त है, तो ऐसे में आगे भारतीय जनता पार्टी की और भी क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलती हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मेरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, CM पुष्कर सिंह धामी, प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और नए प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में पार्टी को मजबूत करने और मिशन 2027 की रणनीति पर मंथन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ स्तर तक मेहनत और टीम भावना से काम करने पर ही 2027 में प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार संभव है। उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठ सारे लोग पहले से अनुभवी हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और नया दायित्व मिलने के बाद पिछली कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2019 है, उन सभी के लिए टीम काम करेगी। टीम के जिनमें बड़ा दायित्व आया है तो अभी नए जोश के साथ सब लड़े, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसील हल्द्वानी की कार्यप्रणाली की जांच की। निरीक्षण में कानूनगो अशरफ अली के घर से फाइलों और रजिस्टरों का बड़ा जखीरा मिला।
जांच में पता चला कि वो दफ्तर के बजाय घर पर ही रिपोर्ट लगाते थे और फाइलें जानबूझकर लंबित रखते थे। इस मामले में कमिश्नर ने डीएम नैनीताल को प्रशासनिक जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और देखिए, मैं तो ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। आप जानते हैं 143 के मामले पब्लिक का रोज़ वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे ज़मीन बेचने के लिए हो, चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। तो जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफ़ी इसमें पेंडेंसी है और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट्स अंकित नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है। और बाकी के बारे में यहाँ पे जो एसके हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई थी। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया और रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट भी किसी में 19 को लग चुकी, किसी को 20 में लग चुकी, उसके बावजूद ही घर पे रखी हुई है। और जो मूल रजिस्टर है जो कि एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के लिए डीएम नैनीताल को मैं निर्देश दिया। सर, तहसील प्रशासन की भूमिका को संदेह के घेरे में जब डीएम नैनीताल जांच इसमें करेंगे तो वो पूरी विस्तृत जांच होगी। इसमें अगर कोई और भी दोषी होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।